अस्सलाम वालेकुम क्लास फर्स्ट ईयर फिजिक्स। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5 का। टॉपिक नंबर 5 है सेंट्रीपिटल फोर्स। आज हम सीखेंगे कि सेंट्रीपिटल फोर्स बेसिकली क्या होती है और ये क्या काम करती है, कि क्यों इसको हम फिजिक्स के अंदर यूज़ करते हैं। सिंपल अगर हम सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करें तो सेंट्रीपिटल फोर्स को हम कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं कि कोई ऐसी फोर्स जो कि बॉडी को सर्कुलर पाथ पे मूव करने के लिए मजबूर करे, ऐसी फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स का नाम देते हैं। यानी कि ये फोर्स किसी स्ट्रेट पाथ पे चलते हुए ऑब्जेक्ट को क्या करती है, सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव करने के लिए मजबूर करती है। तो इस तरह की जो फोर्स है जो बॉडी को सर्कुलर पाथ पे मूव करवाए, उस फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स का नाम देते हैं। और कोई भी ऑब्जेक्ट जो सर्कुलर पाथ में मूव करता है उसके लिए सेंट्रीपिटल फोर्स नेसेसरी है। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं है तो वो ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव नहीं कर सकता। उसके लिए देखें, जैसे हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं कि हमारे पास एक फिगर है यहाँ पे, जिसमें आप देख रहे हैं कि कोई एक सर्कुलर पाथ है हमारे पास। ये हमारे पास सेंटर पॉइंट है, फिक्स पॉइंट है, और ऑब्जेक्ट है हमारा किसी इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट से जब वो मूव कर रहे हैं तो उसकी जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है, उसकी ये डायरेक्शन है। इसी तरह वो पॉइंट यहाँ से मूव करता हुआ, यो ये ऑब्जेक्ट यहाँ से मूव करता हुआ जब इस पॉइंट पे पहुँचेगा तो इस पॉइंट पे जो इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। अब हम ये कहते हैं कि हमारे पास, चले मैं इसकी एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करने से पहले इसकी बेसिक चीज़ें आपको बता देता हूँ, फिर इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। और यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट इसका जो फार्मूला है, जो सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए हम यूज़ करते हैं, Fc = mv²/r पढ़ते हैं। और इस टॉपिक को पढ़ने के बाद, सेंट्रीपिटल फोर्स को पढ़ने के बाद, एक तो हम ये फार्मूला ड्राइव करेंगे mv²/r, और इसी से ही हम ये फार्मूला ड्राइव करेंगे Fc = mr⍵²। बेसिकली हम इस चीज़ के बारे में स्टडी करना चाहते हैं। mv²/r तो आपने 9th 10th की भी फिजिक्स में ये चीज़ पढ़ी होगी, सेंट्रीपिटल फोर्स को वहाँ पे आपने डिस्कस किया होगा। लेकिन फर्स्ट ईयर के लेवल के ऊपर हम जो चीज़ नई स्टडी करने जाएंगे उसमें हम देखेंगे सेंट्रीपिटल जो फोर्स है उसमें ये चीज़ कैसे हमारे पास आ रही है, इसी को ही हमने ड्राइव करना है, इसी को हमने फाइंड आउट करना है। इसके बाद देख लें कि यूनिट जो हम लिखेंगे वो हमारे पास किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। ठीक है, फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है और न्यूटन को हम किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर से लिखेंगे। डायमेंशन हमारे पास मैस का डायमेंशन मीटर में आ जाएगा, सॉरी मैस में आ जाएगा, कैपिटल एम में आ जाएगा। और मीटर जो हमारे पास लेंथ है उसका कैपिटल एल से उसका जो हम डिनोट करेंगे डायमेंशन, और एस हमारे पास टाइम है जिसको टी इनवर्स स्क्वायर से हम रिप्रेजेंट करेंगे। और जो डायरेक्शन होती है फोर्स की टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल होती है, यानी कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन है टुवर्ड द सेंटर होगी, ये सेंटर की तरफ ऑब्जेक्ट को खींचेगी ये फोर्स। इसमें बेशुमार आप एग्जांपल्स देख सकते हैं। जैसे आप एक पत्थर को किसी एक धागे के साथ बांध के उसको हवा के अंदर मूव करवाते हैं तो आप देखेंगे कि जब आप उस पत्थर को घुमाते हैं तो वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, और जो धागा है वो उसको सेंटर की तरफ खींच रहा है, लेकिन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है जो कि उस वक्त उसको बैलेंस करके उस पत्थर को वहाँ पे मूव करवा रही होती है। इसी तरह आप देखेंगे एक न्यूक्लियस की अगर बात की जाए तो न्यूक्लियस में जो पॉजिटिव चार्जेस की अट्रैक्शन है वो नेगेटिव चार्जेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। लेकिन नेगेटिव चार्जेस या इलेक्ट्रॉन्स हैं जो, वो क्या करते हैं कि ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ दैट इलेक्ट्रिक फोर्सेस। वो जो वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज की जो फोर्सेस हैं, उन फोर्सेस की वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस में आने के बजाय वहाँ पे सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं। तो वहाँ पे भी बेसिकली सेंट्रीपिटल फोर्स ही वर्क कर रही होती है। अब ज़रा हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं कि हम अगर इस सेंट्रीपिटल फोर्स को एक्सप्लेन करने की तरफ चाहें तो हम उसको कैसे कंसीडर करेंगे। उसके लिए हम जो इसका मैथमेटिकल स्टेप लेंगे उसमें हम ये इस फिगर को लेके चलेंगे। अभी हम इस चीज़ के बारे में बात कर रहे थे कि फ़र्ज़ कर लें जैसे कोई मेरे पास एक बॉडी और मूव इन अ सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड, और वो बॉडी इस पाथ के अंदर, इस सर्कुलर पाथ के अंदर कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगी। लेकिन कांस्टेंट स्पीड से मूव करने का ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि वहाँ पे जो वेलोसिटी है वो भी कांस्टेंट होगी। अब देखें, वेलोसिटी में बेसिकली हमारे पास दो चीज़ें आती हैं, एक आता है मैग्नीट्यूड और दूसरा आता है डायरेक्शन। अब जो मैग्नीट्यूड है वो तो चले मान लेते हैं हम कांस्टेंट है, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट होगा।
लेकिन डायरेक्शन देखें वेलोसिटी की हर पॉइंट पे हमें चेंज होती हुई दिखाई दे रही है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि अगर वेलोसिटी के अंदर मैग्नीट्यूड में से या डायरेक्शन में से कोई दोनों में से कोई एक चीज़ भी चेंज हो रही हो तो हम वेलोसिटी का चेंज कंसीडर करेंगे, जिसकी वजह से बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो आपने इस कांस्टेंट स्पीड को देख के ये नहीं कहना कि यहाँ पे एक्सेलरेशन कैसे प्रोड्यूस हुआ है। बेसिकली हम वेलोसिटी को देख रहे हैं कि वेलोसिटी अपनी जो डायरेक्शन चेंज कर रही है उसकी वजह से ये एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, जिसको हम लिख रहे हैं डेल वी ओवर डेल टी। ये डेल वी चेंज इन वेलोसिटी को शो कर रहा है और वो जो चेंज है वो इन द सेंस ऑफ डायरेक्शन हम कंसिडर कर रहे हैं। अच्छा, अब इसके बाद हम एक चीज़ और देखते हैं कि जब बॉडी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक अपना डिस्टेंस कवर कर रही है और उसको हम डिस्टेंस के सेंस में ले रहे हैं, तो डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए हम जो फर्स्ट जो डिस्टेंस की इक्वेशन है वो हम यूज़ करते हैं, s इज इक्वल टू वी इंटू डेल टी। किसी डेल टी टाइम में जब बॉडी यहाँ से मूव करके इस पॉइंट तक पहुँचेगी तो वो जो डिस्टेंस कवर करेगी वो s के इक्वल अगर हम कंसीडर करें तो उसके लिए हम लिखेंगे s इज इक्वल टू वी इंटू डेल टी। इस डेल टी को हम यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं और ये v इस साइड पे डिवाइड हो जाएगा, तो इसको ये जो वैल्यू हमारे पास आई है इसको हम इक्वेशन 1 के अंदर अगर पुट कर दें तो हमारे पास आएगा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डेल वी, और डेल टी की जगह हम ये इक्वेशन पुट करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। ये जो v टर्म है ये हमारे पास ऊपर डेल v के साथ मल्टीप्लाई होगी और ये s टर्म हमारे पास इसी तरह ही आ जाएगी। तो अब जो हमारे पास एक्सेलरेशन आ रहा है वो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v इंटू डेल वी ओवर s के इक्वल आ रहा है। अब स्टूडेंट्स हमने इस इक्वेशंस के ऊपर इस इक्वेशन के ऊपर गौर करना है। हमने इस इक्वेशन में ये जो टर्म आपको डेल v ओवर s नज़र आ रही है, हमने इसके ऊपर वर्क करना है कि ये इक्वेशन के इस इक्वेशन के अंदर ये जो टर्म है ये हमें क्या चीज़ प्रोवाइड करेगी। बेसिकली हम जो सेंट्रीपिटल फोर्स को फाइंड करना चाहते हैं या जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना चाहते हैं वो हमें किससे मिलेगा, इस इक्वेशन की सोल्यूशन से। तो चलिए हम डेल वी ओवर डेल एस को जो सॉल्व करने जा रहे हैं उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे दो ट्राइंगल्स को देखेंगे और फिर उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। अभी यही ट्राइंगल जो हम ऊपर बात कर रहे थे जिसकी, उसमें देखें कि ये ऑब्जेक्ट हम कंसीडर कर रहे थे कि किसी ए पॉइंट से ये मूव करके जा रहा है किसी बी पॉइंट की तरफ। ये हमारे पास वो इसका सर्कुलर पाथ है जिसके ऊपर बॉडी मूव करके जाएगी। अब देखेंगे जब बॉडी ए पॉइंट से बी पॉइंट पे पहुंचेगी तो ए पॉइंट के ऊपर उसकी जो टेंजेंशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन वो इस डायरेक्शन में, बी पॉइंट के ऊपर टेंजेंशियल वेलोसिटी की ये डायरेक्शन है हमारे पास। तो हम ये कहते हैं कि जितना किसी एक सर्कुलर पाथ के अंदर बॉडी का जो डिस्टेंस है सेंटर पॉइंट से वो किसी भी पॉइंट पे आप ले लें वो सेम होगा। चाहे ए पॉइंट से 0 का डिस्टेंस लें ये भी सेम होगा, बी पॉइंट से लें ये भी सेम होगा, यहाँ पे अगर आप कोई सी पॉइंट रखते हैं उससे भी ओ का डिस्टेंस सेम रहेगा। तो इसलिए हमने ये जो दो रेडियस यहाँ पे रेडियस के साथ इनको रिप्रेजेंट किया, ये दोनों हमारे पास वेक्टर्स इक्वल आ रहे हैं। मीन कि हम ये लिख सकते हैं कि जो हमारा ओ ए वेक्टर है और ओ बी वेक्टर है ये दोनों किसके इक्वल आ रहे हैं, आर के। अच्छा, अब हमें वर्क करना है इस ए बी पे। अभी हम करते हैं इस पे भी वर्क, लेकिन इस पे वर्क करने से पहले हम देख लेते हैं कि अगर हम ये वेलोसिटी के दोनों कंपोनेंट्स को आपस में ज्वाइन कर दें तो उससे हमें क्या चीज़ मिलेगी। देखें, अगर मैं इस वेलोसिटी के कंपोनेंट को उठा के यहाँ पे प्लेस करता हूँ, इस तरह से प्लेस करता हूँ, तो ये मेरे पास ये इस तरह की ट्राइंगल बनेगी जिसमें ये v1 वेलोसिटी है, ये v2 वेलोसिटी है। तो वेलोसिटीज़ की डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो चेंज को फाइंड आउट करने के लिए मैं ये जो थर्ड वेक्टर ड्रा कर रहा हूँ इसको मैं डेल v के साथ लिख रहा हूँ। अब देखें कि यहाँ पे हमारे पास जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, मैग्नीट्यूड हमारे पास सेम रहेगा। जस्ट क्या हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो मैग्नीट्यूड अगर सेम है तो इन दोनों वेक्टर्स की लेंथ भी हमारे पास इक्वल आएगी। जैसे अभी मैंने बताया था आपको कि यहाँ पे ये जो लेंथ इक्वल है, तो किसी भी ट्राइंगल की अगर टू साइड्स की जो लेंथ है अगर वो इक्वल हो तो उसको हम आइसोसेलेस ट्राइंगल का नाम देते हैं। सेम इसी तरह वेलोसिटी के कंपोनेंट्स को जब ऐड करेंगे तो उससे भी जो हमारी ट्राइंगल बनेगी वो आइसोसेलेस ट्राइंगल बनेगी। और इसमें कोई यहाँ पे हमारे पास एक जो एंगल थीटा बनेगा, तो ये v1 और v2 जो हमने ऐड किए हैं ये इन दोनों का जो वेलोसिटी का स्पीड का जो इनमें मैग्नीट्यूड है वो सेम है। तो इसलिए ये दोनों जो ट्राइंगल होंगी ये ओ ए बी और पी क्यू आर, ये दोनों ट्राइंगल्स हमारे पास आइसोसेलेस ट्राइंगल कहलाएंगी। जिस तरह से यहाँ पे हमने ओ ए और ओ बी को आर के इक्वल किया था, इसी तरह यहाँ पे भी हम पी क्यू और पी आर को जो हम v1 और v2 के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको v के इक्वल लिख लेंगे।
अब देखें, जब हमारे पास दोनों आइसोसेलेस ट्राइंगल आ गई हैं, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल हमें ये कहती हैं कि आइसोसेलेस ट्राइंगल्स को जब हम आपस में कंपेयर करते हैं, तो उसको अगर हम इस तरह से लिख रहे हैं कि ट्राइंगल ओ ए बी इज इक्वल टू ट्राइंगल पी क्यू आर, यानी कि दोनों ट्राइंगल्स हमारे पास इक्वल आ रही हैं, तो हमेशा जो उनका एंगल है वो भी हमारे पास इक्वल आएगा। अब ये जो एंगल इक्वल आएगा, इसका क्या मतलब है, इसको हम कैसे समझ सकते हैं? देखें, जब यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि ओ ए वेक्टर और ओ बी जो वेक्टर है, इनकी आपस में लेंथ सेम है और इनके दरमियान अगर फर्ज कर ले, हम कहते हैं 20 डिग्री का एंगल बन रहा है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर इनके दरमियान 20 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो जब हम ये ट्राइंगल बनाएंगे जिसमें हमने V1 को V2 कंपोनेंट के साथ हमने जोड़ा था यहाँ पे, तो यहाँ पे भी जो एंगल बनेगा वो भी 20 डिग्री का बनेगा। अगर दोनों ट्राइंगल्स का जो वेक्टर है, सॉरी, जो एंगल है वो सेम बन रहा है, उसकी रेशियो डिस्टर्ब नहीं हो रही, रेशियो रिमेन सेम रह रही है। हाँ, एक चीज़ हो सकती है कि ट्राइंगल्स का साइज छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन एंगल उनका डिस्टर्ब नहीं हो सकता। अगर उनका एंगल डिस्टर्ब नहीं होता तो हम उनकी रेशियोज को रिमेन सेम रखते हैं, और उसकी वजह से हम जब इनको कंपेयर करेंगे तो ये हमारे पास एंगल आ रहा है ओ ए बी इज ऑलमोस्ट इक्वल टू एंगल पी क्यू आर, यानी कि ये एंगल और ये एंगल दोनों हमारे पास इक्वल्स आ रहे हैं। अगर तो इक्वल्स आ रहे हैं तो हम इनकी रेशियोज को फिर इस तरह से लिखते हैं कि ये जो फर्स्ट वाला हमारे पास फर्स्ट ट्राइंगल थी ओ ए बी, इसके लिए जो हम लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे इसके लिए ये वैल्यू हमने लिखी डेल वी ओवर वी। सॉरी, ये यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक होगी कि ओ ए बी की जगह हम ये इक्वेशन इस साइड पे लिखेंगे, क्योंकि ओ ए बी इक्वेशन में हमारे पास ये जो ए बी साइड थी, इसके साथ दोनों दूसरी तरफ जो दोनों हमारे एंगल्स, सॉरी, साइड्स आ रही थी, उनका जो मैग्नीट्यूड था वो सेम आ रहा था, तो हमने उसको जो ओ ए और ओ बी थी उसको आर के इक्वल कर दिया था। तो हम इसके लिए लिखेंगे, इस ट्राइंगल के लिए हमारी ये वैल्यू होगी ए बी ओवर आर। इसी तरह हम इस ट्राइंगल की जो रेशियो लिखेंगे, इस ट्राइंगल की रेशियो हमारे पास आएगी, ये जो डेल वी और इसकी बाकी दोनों साइड्स के जो वेक्टर हैं वो सेम हैं, तो हमने लिखा था V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V, तो डेल V ओवर V, ये दो रेशियोज हमारे पास आ जाएंगी। लेकिन अभी यहाँ पे एक कन्फ्यूजन बाकी है कि क्या हमारे पास जिस तरह से ये ट्राइंगल है, क्या ये ट्राइंगल भी उसी तरह से है हमारे पास? तो देखें, ये हमारे पास एक कंप्लीट ट्राइंगल, लेकिन यहाँ पे हमारे पास ओ से ए, ओ से बी, और ये ए बी का जो पाथ है ये पहले कर्व पाथ होगा हमारे पास। ये जो आपको स्ट्रेट लाइन नजर आ रही है इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, इसको अभी मैं बताता हूँ आपको इसको कब हमने कंसीडर करना है। यहाँ पे हमारे पास ये सर्कुलर लाइन आ रही है, कर्व पाथ में आ रही है, तो हम इसको ट्राइंगल कंसीडर नहीं कर सकते। तो अब हम क्या करेंगे, अगर जब हमने दोनों रेशियोज को कंपेयर कर दिए, तो हम इस कर्व को कैसे स्ट्रेट लाइन में लेके आए ताकि ये हमारे पास ट्राइंगल बन जाए। उसके लिए हम डेल टी को इतना स्मॉल करेंगे कि हमारे पास जो ए बी है वो एस डिस्टेंस के इक्वल हो जाए। जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि आपने क्या करना है कि यहाँ से बी को मूव करवाना है इस डिस्टेंस के ऊपर, और बी इतना मूव करके आए कि वो किसी हमारे पास इस पॉइंट पे पहुँच जाए। तो इस पॉइंट पे जब पहुँचेगा तो ये जो हमारे पास एक इस तरह से हमारा जो ये वेक्टर ड्रा होगा इस लाइन का, इसमें देखें ये जो आपको स्मॉल डिस्टेंस अब नज़र आएगा, इस स्मॉल डिस्टेंस को हम एस डिस्टेंस कंसीडर करेंगे, और ये जो हमारे पास अब ट्राइंगल बन रही है, इस ट्राइंगल में हमारे पास ये जो डिस्टेंस है ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन रहेगा, और हमारे पास बिल्कुल इसी तरह की एक ट्राइंगल बन जाएगी। तो जब हम डेल टी को अप्रोच करवा देंगे ज़ीरो को, तो हमारा जो आई बी है, जो ए बी है वो एस को रीच कर जाएगा। हमारा वो एस डिस्टेंस जो बनेगा वो एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में बनेगा, तो हमारे पास आएगा डेल वी ओवर वी इज इक्वल टू ए बी को हम रिप्लेस कर देंगे एस से, एस ओवर आर बन जाएगा। अभी हम ये डेल वी ओवर एस लिखेंगे, इस एस को यहाँ पे डिवाइड और ये वी इधर मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो ये जो हमारी इक्वेशन आ रही थी, ये भी जो हमने फार्मूला ड्राइव किया था, हमने एक रिलेशन ड्राइव किया था, ए इज इक्वल टू वी डॉट डेल वी ओवर एस।
ये उसके अंदर हम जब इसको पुट करेंगे, ये रिलेशन था हमारा a इज इक्वल टू वी डॉट डेल वी ओवर एस, इसके अंदर हम ये वैल्यू पुट करेंगे, हम लिखेंगे a इज इक्वल टू वी, इस डेल वी ओवर डेल एस के लिए हम वैल्यू पुट करेंगे v ओवर r, तो ये हमारे पास v स्क्वायर ओवर r बन जाएगा। तो यही चीज़ स्टूडेंट हमने जो इक्वेशन नंबर 2 बनी थी जिसमें डेल वी ओवर एस आ रहा था, इसी को फाइंड करना मेन काम है इस पूरे टॉपिक के अंदर। और जब आप इसको सॉल्व करने के लिए, अभी जो हम डिस्कस कर रहे थे कि आप जब ये दो ट्राइंगल स्टडी करेंगे तो इसके लिए आपकी बुक में ये चीज़ मेंशन है कि दोनों जो ट्राइंगल्स हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल, वो सिमिलर तब होंगी जब उनके दरमियान जो एंगल है वो सिमिलर हो। ये चीज़ आपने लाजमी तौर पे मेंशन करनी है कि जब उन दोनों आइसोसेलेस ट्राइंगल्स के दरमियान एंगल इक्वल होगा तो तभी हम उनको सिमिलर कंसीडर करके, तो जो हम ये डेल वी ओवर एस फाइंड कर रहे थे इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद अब हम इस एक्सेलरेशन को नाम दे रहे हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर, और इसको हम दूसरा नाम देते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का भी। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हम इसको क्यों कहते हैं कि एक इंस्टेंट में जो हमें एक लम्हे के लिए, देखें डेल टी की जब टर्म आती है, डेल टी को हम जीरो को अप्रोच करवाते हैं तो उस टाइम पे जो हमारे पास टर्म आती है वो इंस्टेंटेनियस टर्म आती है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एक्सेलरेशन की, तो यहाँ पे जो हमें एक्सेलरेशन मिलेगा उस बहुत छोटे टाइम के अंदर, उसको हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर के साथ लिखेंगे। तो यहाँ पे इस एक्सेलरेशन के दो नाम है हमारे पास, एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और दूसरा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। और इस एक्सेलरेशन की भी जो डायरेक्शन होगी वो फोर्स की तरह सेंटर ऑफ सर्कल की तरफ होगी, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो टुवर्ड सेंटर होगी। अभी हमारा काम कंप्लीट नहीं हुआ, अभी जो चीज़ हम फाइंड आउट करना चाह रहे थे, जो हम f इज इक्वल टू एम वी आर स्क्वायर इक्वेशन बनाना चाह रहे हैं, उसके लिए हमें फर्दर थोड़ा सा और वर्क करना पड़ेगा, जिसमें हम ये कह रहे हैं कि जो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ हम लिखते हैं f इज इक्वल टू एम ए, और यहाँ पे अब हम सेंट्रीपिटल फोर्स की बात कर रहे हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू एम इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अभी हमने फाइंड कर लिया, इसकी वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारे पास अब जो वैल्यू आएगी वो एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर बनेगी। ये हमारे पास जो सेंट्रीपिटल फोर्स की इक्वेशन आ रही है, इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स में हमारे पास लीनियर वेलोसिटी, ये जो वी है ये लीनियर वेलोसिटी है। लेकिन स्टूडेंट हम इस वक्त टॉपिक जो पढ़ रहे हैं वो चैप्टर नंबर 5 के अंदर पढ़ रहे हैं, जहाँ पे हमने जो भी लीनियर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन, लीनियर डिस्प्लेसमेंट है उसको हमने एंगुलर के अंदर चेंज कर देना। तो लीनियर वेलोसिटी को जब हम एंगुलर वेलोसिटी के अंदर चेंज करेंगे तो उसके लिए हम ये रिलेशन पुट करेंगे v इज इक्वल टू आर ओमेगा, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा। तो जब हम ये आर ओमेगा वाली टर्म यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट करेंगे v स्क्वेयर की जगह, तो हमारे पास ये इक्वेशन आएगी एफ सी इज इक्वल टू एम इंटू वी की जगह हमारे पास आ जाएगा आर ओमेगा, इसका स्क्वेयर ओवर आर। तो ये इसको सिंप्लीफाई करके हमारे पास जो एफ सी की टर्म आएगी वो एम आर ओमेगा स्क्वेयर के इक्वल आएगी। यही टर्म हम स्टार्टिंग में बात कर रहे थे कि इसी चीज़ को हमने प्रूफ करना है कि हमारे पास जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो चैप्टर नंबर 5 में हम उसको कैसे स्टडी करेंगे, और वो हमारे पास इस फॉर्म में आ रहा है जिसमें हमने लीनियर वेलोसिटी को एंगुलर वेलोसिटी से चेंज किया है। तो हमारी फाइनल फॉर्म बनेगी कि जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है ये इक्वल है एम आर ओमेगा स्क्वायर के, जिसमें जो ओमेगा है ये एंगुलर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो आई होप सो कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। जो इस टॉपिक के अंदर आपने जो मेन फोकस करना है वो जो हमने डेरिवेशन ये की है स्टार्टिंग में, जिसमें हम डेल वी ओवर डेल एस को फाइंड आउट करने के लिए ये दो ट्राइंगल्स बनाते हैं, इनके ऊपर आपने फोकस करना है, इनको समझना है। और इनमें जो मेन थ्योरम जो आपको मैं बता रहा था कि आपने दो आइसोसेलेस ट्राइंगल को सिमिलर तब कर सकते हैं जब दोनों के दरमियान एंगल इक्वल हो, तो ये चीज़ आपने लाजमी तौर पे मेंशन करनी है। तो आई होप सो कि आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होंगे जल्द ही। अल्लाह हाफिज़।